आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस जो इजीली एलिमिनेट हो सकते थे विद थोड़ा सा रीडिंग के साथ। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। वो यूपीएससी 2026 में जो पूछा गया था, टफेस्ट पेपर इन दी हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है और इसको देखते ही बच्चों का दिमाग जाएगा घूम, अरे इतना सब है, मुझे तो पता ही नहीं है। पर मैं आपको सीधे पॉइंट पर जा रही हूँ कि इसमें क्या एलिमिनेट करना था। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 को देखें तो ऑप्शन नंबर 2 में एक ट्रैप दे रखा है कि जो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ था, ये बाइंडिंग था या नॉन बाइंडिंग था नेचर में। बस यही आपका ट्रैप है। आपने पढ़ा है, इसमें दे रखा है कि इट इज़ अ बाइंडिंग फ्रेमवर्क बट इट वाज अ नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क। जनरली जो ये सबमिट होती हैं, ये नॉन बाइंडिंग ही होती है नेचर में। और अगर वो बाइंडिंग होंगी तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम आप ध्यान दीजिएगा कि ये बाइंडिंग है कि नॉन बाइंडिंग है। एक पेज बना लीजिए और जब भी कोई ट्रिकी या कुछ भी करंट अफेयर्स में आए तो जो बाइंडिंग है वो एक तरफ लिखते रहिए और जो नॉन बाइंडिंग है वो एक तरफ लिखते रहिएगा। तो आपको जो बाइंडिंग वाले होंगे वो बहुत कम होंगे, बस आप वो याद कर लीजिए। तो बाकी के जो भी होंगे वो नॉन बाइंडिंग इन नेचर होंगे। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे आप अपने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाओगे। तो आपने पढ़ा ये बाइंडिंग फ्रेमवर्क है। अब हम आते हैं डायरेक्ट ऑप्शन में। अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसमें भी है, वो इसमें भी है, वो इसमें भी है। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है वो नॉन बाइंडिंग है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए भी कह रहा है कि बाइंडिंग है, ऑप्शन नंबर बी भी कह रहा है बाइंडिंग है, और ऑप्शन नंबर 3 भी कह रहा है कि ये बाइंडिंग है। तो ये तीनों नहीं होंगे ना, बचा कौन सा? डी। तो ये हमारा आंसर है और ऑफिशियल आंसर की में भी यही आंसर दिया हुआ है। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी बहुत ईजी ही है अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, नॉलेज हो तो। ये पूछ रहा है कि जो आपका BNSS है, इसमें जो 0FIR आया है, ये किसके लिए आया था? ये कॉग्नाइजेबल के लिए आया था या नॉन कॉग्नाइजेबल के लिए आया था? यहीं पे ट्रैप है। ये जो 0FIR का रूल है कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जा कर के अपनी FIR रजिस्टर करवा सकते हो, वो संगीन अपराधों के लिए था। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा नहीं होगा। तो अब हमारा ये और ये एलिमिनेट हो गया। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर 3 के पास। 2 के पास नहीं जा रही हूँ मैं, 3 के पास जा रही हूँ, क्योंकि बस मुझे ये बताना है कि कैसे आप एलिमिनेट करेंगे। अगर आप यहाँ पे पढ़ें तो वो कह रहा है कि अंडर 0FIR इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द इन्फॉर्मेंट टू फर्निश इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। ऑब्लिगेटरी वर्ड मतलब ये एक एक्सट्रीम वर्ड बोल रहा है कि ये कंपलसरी है। वो कह रहा है कि अंडर 0FIR अगर कोई भी 0FIR रजिस्टर करा रहा है तो उसको कंपलसरी है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली अपनी FIR रजिस्टर कराए। आपको जो इलेक्ट्रॉनिकली बोला गया ना, ये एक ऑप्शन है, सुविधा दी गई है, ये कंपलसरी नहीं है। आप चाहिए और जाके लिखित रूप में भी उस FIR को दर्ज करा सकते हैं, और अगर आप लिखित रूप में FIR नहीं दर्ज करवा पा रहे तो आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर करवा दीजिए। तो ये ट्रैप है। अब हमने 1 और ये तो एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ये सिर्फ कॉग्नाइजेबल के लिए था, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा चला गया। अब फिर से बचा कौन सा? ऑप्शन 2। तो 2 क्वेश्चन हमने देखे आउट ऑफ 100 जो ऐसे ही इजीली एलिमिनेट हो गए हैं। पढ़ने में बहुत बड़ा लग रहा है पर ये एलिमिनेट हो गए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन पे जो मैंने चूज़ करा है डिस्कशन के लिए। अगर आप ये कमिटीज़ देख रहे हो और अगर आपने ऑब्जेक्टिव देखा है और अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन देखा है, तो आप इसमें भी थोड़ा सा, ये इतना इजी नहीं है जो ऊपर 2 क्वेश्चन हमने पढ़े थे, पर फिर भी अगर थोड़ी सी नॉलेज है, पढ़ रखा है, तो आप एटलीस्ट 2 ऑप्शन इसमें एलिमिनेट कर सकते हो। अगर पहली कमेटी की हम बात करें तो ये मल्होत्रा कमेटी है और ये इंश्योरेंस के लिए आई थी, राइट। अब वो कह रहा है कि ये किसके अंडर फॉर्म हुई थी, मतलब ये जो मल्होत्रा कमेटी है वो किसके अंडर फॉर्म हुई थी? क्या ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर बनी थी? नहीं, इसी की कमेटी के रिकमेंडेशन पे तो ये फॉर्म हुआ है।
तो ये वाला ऑप्शन आपका 1 कट गया ना। अब ये वाला ऑप्शन पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। इसका थोड़ा सा स्टैटिक है कि ये 1993 में कमेटी फॉर्म हुई थी और फिर इसने अपनी रिपोर्ट 1999 में दी थी। ये आया IRDAI और ये स्टैचुरी बना 2000 में, ठीक है। अब दूसरी कमेटी की बात करें तो इसको देख लेते हैं पहले। उर्जित पटेल कमेटी, इसके बारे में हम सब जानते हैं। ये कमेटी क्यों आई थी? ये मॉनेटरी पॉलिसी की फॉर्मेशन के लिए आई थी। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आती है जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंफ्लेशन को टारगेट करता है, ये उसके लिए आई थी, ठीक है। तो ये जो बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव गलत बता रहा है। ये तो सही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉर्म हुई थी तो टारगेट इन्फ्लेशन है ये, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। तो हमने देखा कि ऑप्शन नंबर बी और सी नहीं होगा। अब बस इसमें थोड़ा सा ए और डी में एलिमिनेट करना है। इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज तो चाहिए क्योंकि आपका ओनली ए है या ओनली बी है। इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ये मालेगाम कमेटी किस लिए आई थी। फॉर रोड मैप फॉर रिफॉर्म्स इन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आई थी। ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। और ऐसी गुप्ता कमेटी भी आपकी डेरिवेटिव्स जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं उसके लिए आई थी और ये सेबी नहीं करा था। तो 2 वाला तो सही है। अब थोड़ा सा हमको इसके बारे में पता होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन है। अगर आप ऐसे ही एनालिसिस चाहते हो क्वेश्चन का, सिर्फ यूपीएससी नहीं, बाकी भी ईपीएफओ, सीडीएस जो एग्ज़ाम हैं, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए फ्रॉम लोअर टू अपर लेवल। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्वेश्चन कितने सॉल्व करो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं एनालिसिस करूं और हम डिस्कशन करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये पार्ट 1 है, मैं कोशिश करूँगी जल्दी पार्ट 2 के साथ फिर से मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।